आगे सहारनपुर से बड़ी खबर की, जहां देवबंद में पनीर बनाने की फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापा मारा है। एसडीएम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा है। पनीर फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया है। टीम ने सैंपल लेने के बाद पनीर को नष्ट किया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवबंद में एसडीएम और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां पर नकली पनीर जो है भारी मात्रा में बरामद किया गया है। उसे टीम ने सैंपल लेने के बाद नष्ट कर दिया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कुट्टू की दुकानों पे हम और एसडीएम साहब निरीक्षण कर रहे थे, तो उसी समय एक तत्काल इनपुट मिला कि एक फैक्ट्री में कुछ अनियमितता बरती जा रही है पनीर की। तो हम लोग यहाँ टीम के साथ पहुंचे और यहाँ पर आके देखा कि पनीर में रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा था। तो हमारी टीम ने नियमानुसार सैंपलिंग की कार्रवाई की है और लगभग 8 कुंटल पनीर नष्ट कराया। योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, त्योहारी सीजन है, ऐसे में खाद्य विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं? कितनी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन पर छापा मारा गया है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के अंदर जो है अब खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। देखिए जिस तरह से कल कहीं आपने जनपदों में देखा होगा कि खाद्य विभाग की काफी लापरवाही सामने आई थी। कहीं जगह पर जो है फूड पॉइजनिंग का मामला आया था, कहीं कुट्टू का आटा खाने से कुछ लोग बीमार हुए थे। तो उसके बाद से जो क्षेत्र में जो खाद्य विभाग है वो अलर्ट हो गया है और देवबंद क्षेत्र में पनीर बनाने की फैक्ट्री पर एक छापामारी की गई है। एसडीएम देवबंद और खाद्य विभाग की सुरक्षा टीम ने साथ में मिलकर छापेमारी की है और पनीर जो फैक्ट्री है उसमें भारी मात्रा में करीब 8 कुंटल पनीर को जो है वहाँ पर बरामद किया गया है, जो कि नकली पनीर बनाया जा रहा था। टीम द्वारा सैंपल लेने के बाद पता चला कि पनीर जो है वो नकली है, उसमें जो है निकल का प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें जब उनको सब जानकारी दी कि ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर खाने से इससे लोग बीमार हो सकते हैं, तो उन्होंने तत्काल उसको वहीं पर नष्ट कराए और साथ ही साथ जो सैंपल लिए थे उनकी जो है सीलबंदी की गई है, उनको आगे लैब में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जो है अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए सहारनपुर जनपद में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि समय समय पर जो खाद्य विभाग अलर्ट होता है तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामले सामने आते हैं। पनीर बनाने का एक बड़ा मामला जो है रामपुर मनियारन क्षेत्र में बड़ा चलता है। देखने वाली बात यह है कि उसके बाद वहाँ पर कब किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर देखें कि जिस तरह से जो फैक्ट्री नकली पनीर पकड़ा है तो निश्चित तौर पर जो है अगर लोग इनको खाते तो कहीं ना कहीं वो बीमार होते और अगर बीमार होते तो फिर खाद्य विभाग की लापरवाही का सवाल उठते। तो उन्होंने इस तरह कार्रवाई की है। देखने वाली बात है इससे कार्रवाई आगे तक सकती है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। और बात करेंगे हरियाणा से बड़ी खबर की, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मतदान किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने भी परिवार के साथ वोट डाला है। विनेश फोगाट, कुमारी शैलजा समेत कई दिग्गजों ने भी वोट डाला है। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में वोटर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है और आम हो या खास सभी अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मतदान किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला है। इसके अलावा विनेश फोगाट, कुमारी शैलजा समेत कई दिग्गजों ने भी वोट डाला है। और आपको बता दें कि आज मतदान के बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं
जहां तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। अशोक तंवर का विषय है। अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है इसके पीछे की कहानी क्या है अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा। और हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, सुबह से ही हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से ही लगातार जो मतदाता है वो अपने बूथ स्थल पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो देखा जाए कि सुबह से ही जो हरियाणा के जो मंत्री हैं, हरियाणा के जो सीएम हैं, हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार जो है बूथ स्थल पर पहुंचकर मतदान करते नजर आए हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की, तो वो 3 मिनट पहले ही वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। 3 मिनट तक उनको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जो है सबसे पहले अगर नेताओं में किसी की बात आती है तो मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले मतदान किया और उसके बाद जो है वहां पर सिलसिला शुरू हुआ तमाम दिग्गजों का और सीएम नायब सिंह सैनी और उसके बाद तमाम जो लीडर्स थे वो उन्होंने वहां पर मतदान किया। और साथ ही साथ जनता की अगर बात की जाए तो लगातार उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो करनाल की बात की जाए, चाहे फिर लाडवा की बात की जाए, फिर सढौरा की बात की जाए, चाहे फिर जमुनानगर और जगाधरी की बात की जाए, तो तमाम जगह पर जो है बड़ा भारी उत्साह जो जनता की है वो देखने को मिल रहा है। और इनमें मतदान को करने के लिए जो है 225 कंपनियां जो है सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई है। साथ ही साथ जो है 60,000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं हरियाणा चुनाव को लेकर के, ताकि जो है निष्पक्ष तौर पर और जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव को संपन्न कराया जा सके। और 9 बजे की अगर मैं बात करूं तो करीब 9 बजे तक का मतदान का जो आंकड़ा सामने आया था वो 9.37% मतदान जो है वो सामने आया था कि अभी तक हो पाया है। 11 बजे का कुछ ही देर बाद जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि तमाम जो जितनी विधानसभाएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और मतदान करते नजर आ रहे हैं। ये दिव्या। अच्छा योगेश, यहाँ पर किसी भी बूथ में क्या ईवीएम खराब होने की खबर अभी तक सामने आई है या किसी गड़बड़ी की सूचना है? हाँ देखिए, बिल्कुल कुछ ईवीएम कुछ जगह पर खराब होने की जो है बातें सामने आई थी, लेकिन उनको तत्काल कुछ ही मिनटों के अंतराल पर जो है ठीक कराकर जो है फिर से सुचारू रूप से जो है मतदान शुरू करा दिया गया है। ऐसा सुनने में नहीं आया कि बहुत लंबा जो है इंतजार जो है वहां पर लोगों को जो है इसके लिए करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है देखा जाए कि ईवीएम की जिस तरह की गड़बड़ी के कारण काफी लंबा इंतजार जो है लोगों को करना पड़ता है खराबी के कारण, लेकिन वहां पर इस तरह की समस्या नहीं आई है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये जो है ईवीएम को जो है बदल दिया जा रहा है या फिर उसी को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो यानी कि जो है मतदान काफी सही तरीके से हो रहा है। लेकिन शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है। किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और क्या कुछ उत्साह लोगों के बीच देखने को मिलता है, ये शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। जी आप बने रहिए योगेश हमारे साथ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने परिवार संग वोट डाला है, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। अगर इनका डीएनए भी हम टेस्ट करें, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और अब उनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति राहुल गांधी, वो भी आरक्षण को खत्म करने की बात उसने कही है। पूरे देश ने देखा है। वो अगर अंग्रेजी में वहां बोलता है तो हम हिंदी में तो बता सकते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं लोग, हमारे भारत के सब जानते हैं कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल।
और योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। योगेश, यहाँ पर नायब सिंह सैनी को हमने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की विफलताओं को बताया है और उस बयान पर कटाक्ष किया है जो राहुल गांधी जो है विदेशों में जाकर भारत के लिए देते हैं। क्या इन तमाम चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल विजय, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो है कांग्रेस का बयान जो है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, उसको फिर बीजेपी के लोग काउंटर करते हैं, तो वहां पर देखा जाए कि अभी राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया था उसको लेकर के इस हरियाणा चुनाव में भी कहीं ना कहीं उसको मुद्दा बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देखा जाए कि वहां पर विदेश में जाकर के राहुल गांधी बयान देते हैं कि मेरा भारत के अंदर दम घुटता है, तो उस पर भी काउंटर किया गया था कि जो है लोग राजनीति भारत में करना चाहते हैं लेकिन दम घुटने की बात करते हैं। भाई अगर आज नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो उन्होंने जिस समय वोट डाल करके बाहर आए तो उन्होंने राहुल गांधी पर एक फिर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो रही है क्योंकि लोग जो है लगातार वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले लोकसभा चुनाव में जो है जिस तरह से उन्होंने बात की थी कि यहाँ पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो है राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट करके जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनका आरक्षण खत्म करना चाहते थे। आरक्षण को लेकर लगातार ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन कहाँ वो लोकसभा की बात करते थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहाँ आरक्षण खत्म हुआ है। तो इनका उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तमाम बात करते हैं, चाहे वो अग्निवीर की बात करते हैं कि अग्निवीर को पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं काउंटर हुआ था कि अग्निवीरों को पेंशन दी जाएगी। तो जिस तरह से देखा जाए कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस के जितने तमाम नेता हैं वहां पर जो भी बयानबाजी कर रहे थे उसको बीजेपी ने पूरी तरीके से काउंटर करने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष जिस तरह से बातें कर रहा था उसको बीजेपी बहुत कम काउंटर कर पाई थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है विपक्ष की ओर से, उसको जो है सत्ता पक्ष काउंटर करने का प्रयास कर रहा है ताकि जनता तक मैसेज पहुंचे और जनता हर इनके जो बातें कर रहे हैं उसमें ना आए। अच्छा योगेश, ये तो बात रही राजनीतिक दलों की, लेकिन जनता किन मुद्दों पर वोट डाल रही है? क्या ये बयानबाजियों का असर जनता पर पड़ रहा है या जनता के अपने मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहे हैं? देखिए, जनता की अगर बात करें तो जनता जो है विकास के नाम पर वोट की बात कर रही है और जो शिक्षा की बात की जा रही है, चिकित्सा की बात की जा रही है, तो सही ना कहीं देखिए इन पर जो है बीजेपी हर बार कहती नजर आई है कि हमने विकास किए हैं, तो कई एम्स खोले हैं, कहीं पर जो है जिला अस्पतालों को जो है बड़े उनमें तब्दील किया है। वही जो है हमने कई ऐसे जनपद हैं जहां पर जो है मेडिकल कॉलेज खुलवाए जा रहे हैं ताकि जो है इलाज बेहतर हो सके। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर के कई संस्कृत विद्यालय थे जिनमें बढ़ोतरी की गई है, कई ऐसे विद्यालय थे जिनको छोटे विद्यालय थे उनको बड़े में तब्दील किया गया है, इंटरमीडिएट में तब्दील किया गया है। तो विकास की बात की रही है, लेकिन जनता की अगर बात करें तो जनता के बीच जो है कहीं बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा क्षेत्र में जो जिस तरह से स्मैक और नशे का व्यापार की बात हो रही थी, जिसको लेकर हालांकि अभी एक बड़ी खेप पकड़ी भी गई थी, लेकिन जिस तरह से नशे को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार नशा इतना बढ़ गया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो खनन का माइनिंग का जो खेल चल रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? माफिया जो बड़े बड़े स्तर पर जो है इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो इसको लेकर भी लोग मुद्दा बना रहे थे और मुद्दा लेकर उसको लगता है कि कुछ जगह पर इस मुद्दों को लेकर भी वोट होगी। फिलहाल जो है देखा जाए तो पूरे हरियाणा में जो है लोग जो है अच्छी सरकार कैसे बने उसके लिए जो है क्या उनके लिए विकास के काम कैसे करें, उनके लिए शिक्षा चिकित्सा के लिए कैसे काम हो, आने वाले कल में रोड कैसे, उनके रोड डेवलपमेंट कैसे हो, तो उन चीजों को लेकर मुद्दों को लेकर जो है वोट करती नजर आ रही है। और दो विकास के मुद्दे हैं, जिस तरह से बीजेपी 10 साल की बात करती है, 10 साल में हमने इतने विकास कार्य किए हैं, वही कांग्रेस उनके विकास कार्यों पर सवाल उठाती है। तो निश्चित तौर पर जनता ने इस बात क्या मूड बनाया है, तो स्थिति 6 बजे के बाद दिखना शुरू हो जाएगा किस तरह का मतदान होगा। लेकिन फिलहाल जनता जो है डेवलपमेंट को लेकर के बड़ा जो है जोर शोर से उत्साह के साथ मतदान करती नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त यहाँ चला ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अमेठी से खबर का, जहां पुलिस मुठभेड़ में घायल सामूहिक नरसंहार के अभियुक्त चंदन वर्मा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई में से मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय असैदापुर गौरीगंज लाया गया, जहां पर उसे वार्ड में अकेले ही रखा गया है। डॉक्टर शुभम पांडे की देखरेख में अभियुक्त का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि उसके दाहिने पैर में चोट लगी हुई है। बाकी इलाज के लिए सर्जन को रेफर किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेशेंट का नाम चंदन वर्मा, उम्र उसकी 27 साल है लगभग, मेल पेशेंट है। उसका लगभग 5:30 पौने 6 बजे पुलिस द्वारा उसको लाया गया। उसके पैर में
दाहिने पैर में चोट लगी थी, जिसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। इस पे स्टिचिंग वगैरह की आवश्यकता थी, वो लगा दिया गया है। जो भी ज़रूरी इंजेक्शंस थे वो सब लगाया गया है। और बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफ़र किया गया है और एक्सरे के लिए एडवाइस किया गया है। थोड़ी देर में उनका एक्सरे हो जाएगा, फिर आगे की इसको देखते हुए आगे का इलाज निर्धारित किया जाएगा। हुआ था, एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसका अभियुक्त चंदन वर्मा पुलिस की गिरफ्त में है और यहां पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें उसके दाहिने पैर पर चोट लगी हुई है, जिसका इलाज जारी है और वार्ड में चंदन वर्मा को पुलिस अभिरक्षा में अकेले ही रखा गया है और डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो चोट लगी हुई है उसके लिए सर्जन को रेफर किया गया है। इसके अलावा एक्सरे के बाद जो है आगे किस तरीके से इलाज होना है वो तय किया जाएगा। और हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी अमेठी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये नरसंहार जो हुआ उसका मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, इस वक्त इलाज चल रहा है, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूंगा मुख्य आरोपी जो चंदन है, चंदन के ऊपर शुरू से ही आरोप लग रहे थे कि इसने ही हत्या किया है, क्योंकि जिस तरीके से पूनम भारती और सुनील ने जो है मुकदमा उसके खिलाफ लिखवाया था, छेड़छाड़ का मुकदमा और SC/ST का जो मुकदमा उसके खिलाफ 18 तारीख को लिखाया गया था, तब से ही उसके मन में बदले की भावना थी। देर रात अगर बात की जाए तो नोएडा STF ने जो है नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार करके अमेठी इसको पहुंचाया। अमेठी पहुंचने पर 11:30 बजे रात में पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जानकारी दी जाती है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही इसकी जो है उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था। मैं मौजूद हूँ इस समय अमेठी की तिलोई CSC पर, जहां पर देर रात रिकवरी करने के लिए अमेठी पुलिस चंदन को लेकर यही थाना क्षेत्र में आई थी, मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे विंध्या दीवान, जहां पिस्टल बरामद करने के लिए वो गई थी। पिस्टल बरामद के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई है। एक दरोगा की पिस्टल लेकर जो है चंदन ने फायर किया और चंदन के फायरिंग करने के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई और चंदन को गोली लगी। तो गोली लगने के बाद यही वो CSC तिलोई है जहां पर उसको लेकर आई थी पुलिस और यहाँ पर इलाज किया है। मैं दिखाऊंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा कि जिस तरीके से चंदन को लेकर पुलिस जब यहाँ पहुंची थी तो उसका इलाज हुआ, किस डॉक्टर ने इलाज किया, कौन किस पैर में कहाँ पर गोली लगी है, ये सीधे मैं आपको HN पर ये तस्वीरें लेकर आया हूँ कि आज मुख्य आरोपी जो अमेठी में गिरफ्तार हुआ है, 4 नरसंहार का जो मुख्य आरोपी था चंदन, उसको लेकर लगातार पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव था। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है उसको लेकर कुछ अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से कितने बजे की घटना थी। सर, क्या नाम है आपका? सर, मुख्य आरोपी 4 हत्या में शामिल व्यक्ति को इनकाउंटर के बाद तिलोई लेकर आया गया था। कितने बजे आया था आरोपी और कितनी पुलिस थी उसके साथ, क्या कहाँ गोली लगी थी? ये पेशेंट आया था हमारे पास 3:50 अस्पताल और कहाँ पर गोली लगी थी, कितनी गोली लगी थी? इसके नी जॉइंट के नीचे इसके पैर पे गोली लगी। गंभीर हालत में कैसे, क्या आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद क्या स्थिति है? पैर में उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, हम लोगों ने फर्स्ट एड किया था, एक टेस्ट करके उसको क्या लगता है कि उस समय फोर्स क्या रही होगी, पुलिस की संख्या बल क्या रही होगी? कुछ आप फोर्स 8-10-15 लोग। बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूंगा ये अमेठी का तिलोई CSC है, जहां पर देर रात मुठभेड़ सिरतनगंज का जो मुख्य आरोपी था पंकज, जिसने अगर देखा जाए तो शिक्षक सुनील के साथ साथ पत्नी पूनम भारती और उनके 2 मासूम जी। पुलिस जब STF के हाथ वो व्यक्ति चढ़ता है, दिल्ली भाग रहा होता है और उस दौरान जो है उसको गिरफ्तार करके जो अमेठी लाया जाता है, खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाता है। पुलिस
उस पिस्टल को बरामद करने के लिए अमेठी मुख्यालय से उसको लेकर एक बार फिर मोहनगंज थाना क्षेत्र पर आती है। और यहाँ अगर बात की जाए तो थोड़ी ही दूर पर अगर कहा जाए तो पिस्टल बरामद करने के दौरान जब पुलिस की मौजूदगी में उसके ऊपर जो फायर हुआ है, पुलिस ने आत्मरक्षा में बचाव के लिए और उस पर गोली चलाई है। दाहिने पैर पर गोली लगी। यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने मुख्य आरोपी का इलाज किया और बताया कि उसके दाहिने पैर में गोली मारी गई है और गोली लगने के बाद में जिस तरीके से वो गंभीर रूप से घायल हुआ, घायल होने के बाद जिला अस्पताल मलिक मोहम्मद जायसी जिला अस्पताल में वो इस समय भर्ती है। पुलिस की मौजूदगी है, भारी संख्या में पुलिस पर मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य आरोपी पंकज अगर बात की जाए तो ये गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तार होने के साथ साथ उसके ऊपर अब पुलिस का जो अगर देखा जाए तो इनकाउंटर का जो मामला था, पुलिस ने इनकाउंटर में दाहिने पैर पर गोली मारी है, में हालत उसकी बताई जा रही है। जी दिव्या जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आदित्य। बढ़ते आगे, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव आज बस्ती पहुंचे, जहां सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव और कप्तानगंज विधायक कविंद्र चौधरी के नेतृत्व में टोल प्लाजा निकट पटेल चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर क्राइम व्यवस्था पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल निर्दोषों का एनकाउंटर है, इसलिए यूपी में क्राइम को रोकने के लिए व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब है। समाजवादी पार्टी के की प्राथमिकताएं कुछ और है। सरकार की प्राथमिकताएं अगर लॉ एंड ऑर्डर होती तो ये सब शिकायतें नहीं मिलती। सरकार केवल निर्दोषों पे इनकाउंटर, समाजवादियों को फंसाना, हमारे नेताओं को फंसाना, यही प्राथमिकता बची है उत्तर प्रदेश पुलिस की और उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी की। इसीलिए इससे इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। मंगेश कांड को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक किया और मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ और न्यायालय ने कम से कम इन चीजों का संज्ञान लिया, जिसकी वजह से आज कम से कम निर्दोषों को उम्मीद है कि कहीं न्याय मिल पाएगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पूरी तरह भड़के हुए हैं। सांसद ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु और कुरान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। सांसद ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की है। शख्स इस टाइप की घटना को अंजाम देता है, कोई हमारे अल्लाह या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या उनकी कोई गुरमती कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और मैं आज फिर एक घटिया आदमी यति नरसिंहानंद उस इंसान का नाम भी मजबूरन में मैं ले रहा हूँ कि जिसकी की कोई हैसियत नहीं, दो कौड़ी के लोग आज बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस देश के नागरिक नहीं, हम इस देश के मालिक भी हैं।